ये थोड़ा सवाल ज़रूरी है। जैसे हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। अब देखो, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान मूलतः शब्द रूप में कह सकते हैं, थोड़ा बहुत है कि हाँ, शब्द रूप में योगदान दिया है कि शब्दों की अधिकता बढ़ाई। दूसरा, व्याकरण रूप में है कि हाँ, व्याकरण के कुछ चीज़ें हैं जो वहीं से उपयोग की जाती हैं। और ध्वनि संरचना के स्तर पर भी थोड़ा थोड़ा योगदान है। तो अगर मैं योगदान को केवल एक ही स्तर पर बताता या फिर एक बार में ही बता देता कि ये योगदान है, ये योगदान है, तो उतना क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, जैसे लिखा है, पढ़ो। अपभ्रंश कई बोलियों को विशेष बनाती है। वह यह अपभ्रंश संस्कृत तथा हिंदी के बीच की कड़ी है। मतलब एक सेतु के रूप में जो काम करती है, वही है जो हिंदी को और समृद्ध बनाने का प्रयास करती है। तो ऐसा मैंने योगदान है ही, तो अपभ्रंश की परिभाषा ना देकर कि 5वीं शताब्दी वगैरह वगैरह, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी बात कि अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ध्वनि संरचना के आधार पर हम समझेंगे। तो टा वर्ग में ड़ और ढ ध्वनि का विकास हुआ। मतलब हिंदी में जो ये दो ध्वनियाँ आई हैं, अगर संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी आता तो ये दो ध्वनियाँ ना आ पाती। लेकिन ढ और ड़ का ध्वनि का विकास यहीं से हुआ। री का विकास, जो अगर स्वर आते तो यहाँ से नहीं आते तो री का विकास नहीं होता। जैसे आ ई उ ए री में इसका विकास हुआ, और री जो लास्ट क्रम था उसके बाद फिर ये वाला री बना। जैसे क्या मैंने एग्जांपल दिया, कृष्ण किशन। मुझे एग्जांपल शायद थोड़ा और सटीक देना था, पर ठीक है। तीसरी चीज, विसर्ग का लोप। तो विसर्ग का लोप मूलतः प्राकृत से ही होने हो गया था, या फिर कहें पाली से ही होने लगा था। कि जैसे विसर्ग है ना, तो विसर्ग बदल जाते थे, उकारांत में बदल जाते थे, फिर उसके बाद उकारांत से, जैसे समझो कार्यः, अगर कार्यः है तो वहाँ से ये कार्य में बदला, शायद, हाँ, जो रा हटा था और उकारांत में, तो करी में बदला होगा इकारांत में, फिर कर से कर हुआ होगा, कर से करना हुआ होगा। तो ऐसी चीज़ें बदली होंगी। तो ये चीज़ें हमने काफ़ी समझी हैं क्लासेस में। खैर, अब क्या है, एक सेकेंड, ये जो अनुस्वार का प्रयोग है ये थोड़ा विस्तारित हो गया। हालांकि इतना लंबा बताना ज़रूरी नहीं था, पर मैं सोचा कि कंटेंट बढ़ जाएगा और थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ, विशेष ध्यान दिया है। खैर, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। का वर्ग अंगा की जगह ये जो अनुस्वार है इसमें बदल गया। इया की जगह अनुस्वार में बदला। इसमें न ड़ की जगह, मतलब हर जो अनुस्वार होता है उसकी जगह, मतलब हर जो अंतिम शब्द होता है, अंतिम वर्ण होता है हर वर्ग में, तो वो अनुस्वार में बदल गया। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। स्वर में ए और औ का विकास हुआ। अब ये थोड़ी मैंने अधिक चीज़ें लिख दी। जब अपभ्रंश की बात आए ना, तो ए और औ का विकास नहीं हुआ था, ये विकास अवहट्ठ में हुआ था। तो ये वैसे मूलतः आपको मिलेगा, अगर देखा जाए तो विकास क्रम में आपको दिखेगा, पर ये ध्वनियाँ ही अवहट्ठ में आई हैं। और ए, हालांकि ऐसे नहीं होता, ए और औ जो है ये औ और आई, ऐसे इन रूपों में ध्वनि में चलते थे। शब्द ऐसे लिखे जाते थे पर उच्चारण ऐसे होता था। पर ये अपभ्रंश नहीं, अवहट्ठ की विशेषता है। खैर, अगली चीज़ जो है, ये हमें व्याकरण के लिए, एक सेकेंड, व्याकरण के लिए दो लिंग की स्वीकृति यहीं से शुरू हुई। थोड़ा इसको और क्लियर कर सकता था कि जो नपुंसक लिंग थे वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे या फिर पुल्लिंग में जाने लगे। ऐसा मैं क्लियर कर सकता था। कारकी संज्ञाओं के विभक्त के स्थान पर परसर का प्रयोग, जैसे निर्विभक्तिक प्रयोग थोड़ा थोड़ा जो शुरू हुआ, तो प्रयोग ऐसे नहीं शुरू हो जाएगा, वो परसर की सहायता से शुरू होगा। तो यहाँ पे जैसे सई से हो गया। तो ये चीज़ें, संयुक्त क्रिया तथा कृदंत क्रियाओं का विकास हुआ।
संयुक्त क्रिया मतलब एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग, या फिर कृदंत क्रिया मतलब कि लास्ट में क्री धातु, मतलब क्री मतलब करना, करना कैसे शामिल होता है, जैसे लागत, करत। तो कृदंत क्रियाओं का विकास यहाँ पे होने लगा। अगली चीज कि सर्वनाम का विकास कर हिंदी को सहज किया। जो सर्वनाम है उसका विकास करके हिंदी सहज हुई, यहीं से। सार्वनामिक या संख्यावाचक विशेषण अपभ्रंश की ही देन है। मूल देन तो ये अवहट की है, पर यहीं से शुरू हो गया था। जैसे एक, एक से एक, तो ये चीज़ें सब। शब्दकोश, तो शब्दकोश में भी बताना जरूरी है। तद्भव जो भाषा है यहीं सर्वाधिक प्रयोग हुआ, और कुछ जो हिंदी के शब्द हैं यहीं से दिखने को मिलते हैं। देशज शब्दों का विकास हुआ, वो तो होना जायज ही है, और देशज इसलिए थोड़ा हिंदी में सहज भी है, जैसे किलकिल, घूंघट, या फिर और वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हिंदी के विकास के साथ अपभ्रंश ने हिंदी साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं था, पर बता दिया कि केवल हिंदी नहीं, हिंदी जैसे भाषा है और हिंदी साहित्य एक साहित्य है, तो हिंदी साहित्य के विकास में भी योगदान है। और अपभ्रंश का हिंदी के योगदान में नामवर सिंह अपनी पुस्तक, ये नामवर सिंह की एक किताब है कि अपभ्रंश का हिंदी के लिए योगदान, तो ये बता देना थोड़ा एक तरह से वो हो जाएगा कि हाँ सामने वाले ने पढ़ा है, सामने वाले को जानकारी है, तो आप भी कर सकते हो। तो ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, पर ऐसे ही लिखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से।